शुक्राणु के संरचना में आपके पास शीर्ष हेड होता है, ग्रीवा होती है, मध्य खंड होता है और पूंछ होती है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आर्तव चक्र है। आप मान के चलिए 2 से 3 सवाल में से एक सवाल निश्चित आर्तव चक्र से आना है। तो अब आपके पास ये पूरी विदलन, एक विदलन से 2 कोशिकाएं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और जो नई कोशिकाएं बनती है उनको कोरक खंड या ब्लास्टोमियर कहते हैं। हेलो बच्चों, आप सबका इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पढ़ाई में व्यस्त हैं। अब नीट बहुत नजदीक है बच्चों, और नीट 2026 के लिए आप लोगों की तैयारी भी बहुत जबरदस्त हो गई होगी। आपने देखा होगा हमने ऐप में साल भर बहुत ईमानदारी से मेहनत की है, बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी की है। इसी तरह से YouTube पर भी आपकी उम्मीद सीरीज में अपन ने वन शॉट के माध्यम से बहुत सारा यानी पूरा का पूरा सिलेबस बहुत बढ़िया तरीके से तैयार किया है। अब क्या है बच्चों, हमारे पास पीडब्ल्यू जो है वो हमेशा नवाचार के लिए जाना जाता है। तो आज का ये सेशन कैसा अलग है? आज के इस सेशन में बच्चों हम 15 से 20 मिनट के अंदर, बिल्कुल 15 से 20 मिनट के अंदर हम एक पूरा चैप्टर मानव जनन जो है वो देखेंगे कि उससे क्या क्या सवाल बन सकते हैं, किस तरह के सवाल बन सकते हैं, क्या क्या देखा जा सकता है। देखो, हर व्यक्ति को या हर स्टूडेंट को पता है कि उसको उस चैप्टर पढ़ना है, उस चैप्टर से सवाल आने हैं, एनसीईआरटी बेस्ड सवाल आने हैं, लेकिन उस तरीके को हम कैसे बढ़िया कर सकते हैं, तरीके को कैसे बदल सकते हैं ताकि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिल सके। तो 15 से 20 मिनट का सेशन है बच्चों, और इस सेशन में हम देखेंगे कि मानव जनन में आप क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो नीट 2026 में। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है बच्चों, आप मान के चलो 2 से 3 सवाल आपके इस चैप्टर से पूछे जाने हैं। मानव जनन इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, रिलेटेबल चैप्टर्स है, आसान है, कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल आ सकते हैं, आसान सवाल आएंगे और इसमें आपको गलती नहीं करनी है। तो सबसे पहले तो 2 से 3 सवाल जो है वो मानव जनन के संबंधित है। अब देखिए बच्चों क्या है, सबसे पहले पेज की बात करें तो पहले पेज में आपको 2 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले मानव के बारे में दे रखा है कि मानव लैंगिक जनन दर्शाता है, और लैंगिक जनन दर्शाने के साथ साथ वो जरायुज होता है। तो पहली लाइन है, मानव जो है वो लैंगिक जनन दर्शाने वाला जीव है और वो जरायुज है, मतलब वो अंडे नहीं देता है, वो सीधे शिशु पैदा करता है। फिर आपके पास मानव जनन का पूरा क्रम दे रखा है बच्चों। पूरे क्रम में आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले युग्मक जनन होता है ना। जब हम पुरुषों की बात करते हैं तो शुक्राणु का निर्माण होता है, जिसको शुक्राणु जनन कहते हैं। महिलाओं की बात करें तो उसमें अंड जनन होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। फिर युग्मक जनन के बाद क्या होता है बच्चों, वीर्य सेचन, जिसको हम कहते हैं इंसेमिनेशन। वीर्य सेचन के माध्यम से क्या होता है, जो शुक्राणु है, शुक्राणु जो है पुरुषों के, वो शीशन या पेनिस के द्वारा मादा योनि में या मादा जनन मार्ग में स्थानांतरित किए जाते हैं, इसको वीर्य सेचन कहते हैं। उसके बाद आता है बच्चों निषेचन। निषेचन में शुक्राणु और अंडाणु आपस में संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। निषेचन के बाद अपने पास क्या आता है बच्चों, अंतःरोपण, इंप्लांटेशन। युग्मनज विकसित होता है और युग्मनज की जो कोरक पुट्टी अवस्था है यानी ब्लास्टोसिस अवस्था जो है वो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम से जुड़ती है, उसको अंतःरोपण कहते हैं। अंतरोपण के बाद जेस्टेशन होता है, जिसको हम गर्भावधि कहते हैं, मतलब जो भ्रूण है उसका विकास होता है, और अंत में प्रसव या पार्चुरेशन होता है, यानी शिशु जन्म की प्रक्रिया है। तो पहले पेज पर यह है बच्चों। फिर जब हम अगले पेज पर आते हैं तो आपके पास अब आपको ध्यान में रखना है नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र में सबसे पहले डायग्राम पे सवाल बन सकता है बच्चों, ठीक है, और यह डायग्राम आपको याद रखना है, यह पूरा मानव जनन तंत्र, नर जनन तंत्र समझाता है। सर नर जनन तंत्र में सबसे पहले क्या होते हैं सर, एक जोड़े वृषण है। आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है सर, एक जोड़े वृषण जो हैं ये प्राथमिक लैंगिक अंग है, मीसोडर्म से विकसित होते हैं। और प्राथमिक लैंगिक अंग इसलिए हैं क्योंकि इसमें शुक्राणु का निर्माण भी होता है, और शुक्राणु के साथ साथ यहां पे लैंगिक हार्मोन एंड्रोजन का स्त्रावन होता है। और सबसे प्रमुख एंड्रोजन कौन सा होता है बच्चों, टेस्टोस्टेरोन होता है, जो कि एक स्टेरॉइड हार्मोन है। फिर वृषण के अंदर आपको पता होना चाहिए क्या क्या होते हैं बच्चों। वृषण के अंदर आपको पता है कि एनसीईआरटी कहती है वृषण पालिकाएं पाई जाती है, ठीक है। प्रत्येक वृषण के अंदर 200 से 250 वृषण पालिकाएं या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं, और प्रत्येक पालिका के अंदर क्या पाई जाती हैं बच्चों, वृषण पालिकाएं हैं, उसके अंदर आपके पास क्या पाई जाती है, शुक्र जनन नलिकाएं। शुक्र जनन नलिकाएं, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। अब ये जो शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं बच्चों, ये रही शुक्र जनन नलिकाएं। तो शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर, शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं बच्चों, बिल्कुल आपको पता होगा सर। 2 प्रकार की कोशिकाएं कौन सी होती हैं, एक तो नर जनन कोशिकाएं होती हैं। नर जनन कोशिका जो युग्मक का निर्माण करती है, शुक्राणु का निर्माण करती है, और दूसरे शुक्राणु को पोषण प्रदान करने वाली सर्टोली कोशिकाएं होती हैं।
तो दो कोशिकाएं हैं जो शुक्र जनन नलिकाओं के भीतर होती हैं। शुक्र जनन नलिकाओं के बाहर, शुक्र जनन नलिकाओं के बाहर अंतराली स्थल पाया जाता है बच्चों, और उस अंतराली स्थल में अंतराली कोशिकाएं या लेडिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। और आपको मालूम होगा ये लेडिक कोशिकाएं जो हैं यही नर लैंगिक हार्मोन एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावन करती है। फिर आपके पास नेक्स्ट सवाल क्या पूछा जाता है बच्चों? नेक्स्ट सवाल आपके पास मानव जनन में, मानव या नर जनन तंत्र में जो नलिकाएं हैं, जनन नलिकाएं हैं, उनका क्रम पूछ सकते हैं। तो क्रम आपको पता होना चाहिए बच्चों। वृषण पालिकाओं के अंदर शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। शुक्र जनन नलिकाओं से वृषण जाली का रेटे टेस्टिस निकलता है। रेटे टेस्टिस से अपने पास क्या निकलता है बच्चों? अपने पास ये शुक्र वाहिका वाजा एफरेंशिया, ये सारी नलिकाएं वृषण के अंदर हैं। फिर वृषण से बाहर आ जाओ, वृषण से बाहर आ जाओ तो बच्चों अधिवृषण मिलता है जिसको एपिडाइडमिस कहते हैं। एपिडाइडमिस से क्या निकलती है बच्चों? शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका जिसको कहते हैं वाजा डेफरेंस। और ये वाजा डेफरेंस उदरीय गुहा में ऊपर की तरफ जाती है और मूत्राशय के ऊपर लूप बना लेती है। एनसीईआरटी की लाइन है, मूत्राशय के ऊपर लूप बना लेती है। फिर अपने पास ये शुक्रवाहिका में शुक्राशय जुड़ता है और ये स्खलन नलिका में खुलती है। स्खलन नलिका से मूत्र मार्ग और मूत्र मार्ग से आगे बाहर निकल जाता है। तो आपको ये जनन नलिका पर भी सवाल आ सकते हैं। इस चैप्टर में याद रखिएगा बच्चों, डायग्राम बेस्ड सवाल आ सकते हैं, डायग्राम आ सकता है और आपसे लेबलिंग पूछ सकते हैं। तो जनन नलिकाएं आपको मालूम होनी चाहिए। जनन नलिकाओं के अलावा आपको जनन ग्रंथियां, नर जनन ग्रंथियां 3 है बच्चों, ठीक है। 3 जनन नलिकाएं होती है, जनन ग्रंथियां होती है बच्चों। सेमिनल, वेसाइकल जिसको कहते हैं शुक्राशय, एक जोड़े। एकल प्रोस्टेट ग्रंथि होती है और ये एक जोड़े काउपर या बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियां होती हैं। तो नर जनन तंत्र की जब हम बात करते हैं बच्चों, नर जनन तंत्र में एक तो हो गया आपके पास वृषण, प्राथमिक लैंगिक अंग, फिर जनन नलिकाएं, शुक्र जनन नलिका से लेकर स्खलन नलिकाओं तक हो गया। फिर आपको पता होना चाहिए जनन ग्रंथियां होती हैं। 3 नर जनन ग्रंथियां होती है, शुक्राशय का जोड़ा, काउपर या बल्बो यूरेथ्रल का जोड़ा और एक प्रोस्टेट ग्रंथि। और इन तीनों जनन ग्रंथियों का स्त्रावन क्या कहलाता है बच्चों? इसे हम सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं, है ना, सेमिनल प्लाज्मा। इस सेमिनल प्लाज्मा में ईंधन के रूप में फ्रक्टोज यूज होता है, खनिज कैल्शियम होता है और आपके पास कई प्रकार की एंजाइम्स पाई जाती हैं। और जब इसमें हम शुक्राणु को जोड़ देते हैं, इसमें जब शुक्राणु जुड़ जाते हैं तो उसको हम वीर्य या सीमेन कहते हैं। सही बात है बच्चों। तो ये आपके पास नर जनन तंत्र में आपको चीजें ध्यान में रखनी है। फिर जब हम नर जनन तंत्र की बात करते हैं बच्चों, उसमें बही जननांग के रूप में शिशन होता है। शिशन का अग्र फूला हुआ भाग शिशन मुंड या ग्लांस पेनिस कहलाता है, ठीक है बच्चों। फिर नर जनन तंत्र के बाद अपने पास मादा जनन तंत्र आता है। जिस तरह से नर जनन तंत्र है, मादा जनन तंत्र में एक जोड़े अंडाशय होंगे बच्चों, एक जोड़े अंडाशय आपके पास होते हैं और एक जोड़े अंडाशय प्राथमिक लैंगिक अंग है, क्योंकि इसके अंदर ही अंड कोशिका का निर्माण होता है और इसी के अंदर आपको लैंगिक हार्मोन का स्त्रावन भी होता है, एस्ट्रोजन, ठीक है बच्चों। फिर याद रखना इस चैप्टर में लेबल से संबंधित सवाल आ सकते हैं। लेबलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डायग्राम पे अगर मैं आपसे कह रहा हूं 2 से 3 सवाल इस चैप्टर से बनते हैं तो एक बहुत बड़ी संभावना है कि एक सवाल डायग्राम पर आ जाए आपके पास, ठीक है बच्चों। फिर नर जनन तंत्र में आपको मादा जनन तंत्र में अंडाशय हो गए। फिर अंडाशय के बाद क्या आती है बच्चों? अंडवाहिनी आती है। अंडवाहिनी या जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब के 3 भाग होते हैं। अंडाशय के सबसे नजदीक भाग कौन सा होता है बच्चों? फिम्ब्रे होता है, ठीक है, ठीक है। फिर आपके पास इनफंडिबुलम होता है, ठीक है, इनफंडिबुलम। ये आपके पास क्या है बच्चों? अंगुली नुमा फिम्ब्रे होते हैं। फिर ये आपके पास एम्प्यूला होता है और इस्थमस। इस्थमस संकीर्ण होता है, एम्प्यूला आपके पास चौड़ा भाग होता है, ठीक है। और इनफंडिबुलम सबसे नजदीक है। इनफंडिबुलम के अंगुली नुमा उभार क्या कहलाते हैं? झिल्लरी या जिसको फिम्ब्रे कहते हैं। फिर अपने पास गर्भाशय आता है बच्चों। गर्भाशय जो होता है वो उल्टे नाशपति आकार का होता है। गर्भाशय में 3 परत होती है बच्चों, परिगर्भाशय यानी पेरीमेट्रियम, गर्भाशय पेशी स्तर मायोमेट्रियम और गर्भाशय अंतस्तर या एंडोमेट्रियम होता है। फिर ये गर्भाशय ग्रीवा आगे में ग्रीवा नाल में खुलता है, ग्रीवा नाल योनि में खुलती है और ग्रीवा नाल और योनि मिलकर क्या कहलाते हैं बच्चों? जन्म नाल कहलाते हैं। तो ये मादा जनन तंत्र आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। फिर उसके बाद क्या आता है बच्चों? उसके बाद स्तन ग्रंथियों पे सवाल आ सकता है। और स्तन ग्रंथियों पे जो सवाल आता है ना बच्चों, देखो बही जननांग आते हैं। एक तो मादाओं में बही जननांग आते हैं,
मादा के बही जननांग में आपको पता होना चाहिए मॉन्स प्यूबिस आता है, लेबिया मेजोरा आता है, लेबिया माइनोरा आता है, हाइमेन आता है, क्लिटोरिस आता है। तो पांच आपको ध्यान रखते हैं, पांच संरचनाएं जो बही जननांग के रूप में महिलाओं में होती है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, मॉन्स प्यूबिस, हाइमेन और क्लिटोरिस होती है। फिर आपके पास स्तन ग्रंथियों पे सवाल आ सकता है बच्चों। स्तन ग्रंथियों में क्या पाई जाती है? वसा और ग्रंथिल उत्तक पाए जाते हैं। ग्रंथिल उत्तक में क्या पाए जाते हैं? 15 से 20 मेमोरी टिब्यूल्स होते हैं बच्चों। ठीक है, वो मेमोरी लोब्स होते हैं। मेमोरी लोब्स के अंदर कूपिकाएं होती हैं, वो कूपिकाएं आगे चलकर मेमोरी डक्ट्स में खुलती हैं। तो ये आपको क्रम पूछा जा सकता है। ठीक है, स्तन नलिकाएं हैं, तुम्बिका है, दुग्ध वाहिनी, स्तन कूपिका, स्तनपाली, ये सारी संरचनाएं आपको ध्यान में रखनी है। तो स्तन ग्रंथियों में भी दूध निष्कासन का या दूध स्त्रावन का पथ आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब अपने पास फिर युग्मक जनन आता है। ठीक है, अपने पास शुक्राणु जनन और अंड जनन आता है बच्चों। ठीक है, अब अपने पास शुक्राणु जनन और अंड जनन, युग्मक जनन आता है। अब शुक्राणु जनन तो बहुत आसान है बच्चों। शुक्राणु जनन तो लैंगिक परिपक्व आने पर होता है, एक सतत प्रक्रिया है। लैंगिक परिपक्व आने पर, किशोरावस्था आने पर प्रारंभ होता है और 70 से 75 दिनों में पूरा हो जाता है। कैसे होते हैं बच्चों? इसमें शुक्राणुजन कोशिकाएं होती हैं। सबसे पहले शुक्राणुजन संख्या में वृद्धि करते हैं, समसूत्री विभाजन करते हैं और प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं बना देते हैं। ठीक है, शुक्राणुजन का गुणन स्तर होता है बच्चों 2n, प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं भी 2n होती है। अब इस प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं में मियोसिस फर्स्ट होता है और मियोसिस फर्स्ट पर द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण होता है और ये मियोसिस सेकंड के द्वारा शुक्राणु प्रसू यानी स्पर्मेटिड्स बनाते हैं। फिर इन स्पर्मेटिड्स में क्या होता है बच्चों? इन स्पर्मेटिड्स में पूंछ लगती है, गतिशीलता आती है और गतिशील शुक्राणु का निर्माण होता है। तो ये अपने पास शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है। शुक्राणु भी क्या होते हैं बच्चों? अगुणित। हां, ये जो अगतिशील स्पर्मेटिड्स होती हैं, अगतिशील स्पर्मेटिड्स गतिशील शुक्राणु में रूपांतरित होती हैं। ये शुक्राणु जनन का अंतिम पद होता है बच्चों। इसको हम क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। इसको अपन स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। फिर बच्चों ये जो शुक्राणु बन गए, शुक्राणु पोषण कहां से लेंगे? सर ये शुक्राणु पोषण लेते हैं सर्टोली कोशिकाओं पे। इनका सिर जो होता है ना शुक्राणु का, वो सर्टोली कोशिकाओं में धसा रहता है, पोषण लेते हैं और उसके बाद वो शुक्र जनन नलिकाओं से बाहर निकल आते हैं। जब वो शुक्र जनन नलिकाओं से बाहर निकल आते हैं तो उसको स्पर्मिएशन भी कहते हैं। ठीक है, फिर शुक्राणु की संरचना भी आपको ध्यान में रखनी है बच्चों। शुक्राणु के संरचना में आपके पास शीर्ष हेड होता है, ग्रीवा होती है, मध्य खंड होता है और पूंछ होती है। शीर्ष में आपको मुख्य याद रखना है बच्चों, एक क्या पाया जाता है? एक्रोजोम पाया जाता है। अग्रपिंडक यानी एक्रोजोम पाया जाता है, जिसमें जल अपघट्य एंजाइम्स होती हैं जो अंड कोशिका की झिल्ली को घोलकर शुक्राणु को भीतर प्रवेश करने में मदद करती हैं। तो शुक्राणु की संरचना, सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाया जाता है? मध्य खंड में। और यही आपके पास ऊर्जा स्रोत है, यही आपके पास ऊर्जा स्रोत होता है। माइटोकॉन्ड्रिया मध्य खंड में मिलता है और ईंधन के रूप में फ्रक्टोज यूज होता है। फिर आपको पता होना चाहिए बच्चों, प्रत्येक जब वीर्य अगर निकलता है तो प्रत्येक वीर्य में कितने? लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं और जनन सक्षम होने के लिए इसमें से 60% का आकार सही होना चाहिए और उस 60 में से 40% गतिशील होने चाहिए। यह किसी भी पुरुष को जनन सक्षम होने के लिए आवश्यक लक्षण है। तो याद रखना बच्चों, यह नर जनन तंत्र में सवाल पूछा जा सकता है। फिर जब हम मादा जनन तंत्र की बात हमने कर ली थी, अब मादा जनन तंत्र में क्या होता है बच्चों? अंड जनन। अब अंड जनन की प्रक्रिया एक असतत प्रक्रिया, आपको ध्यान है। असतत प्रक्रिया क्यों है सर? असतत प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि सर वो प्रारंभ तो भ्रूणी अवस्था में हो जाती है, गर्भकाल में ही, गर्भकाल में भ्रूणी अवस्था में प्रारंभ हो जाती है, लेकिन अंड जनन का समापन तब होता है जब शुक्राणु प्रवेश करता है। तो शुक्राणु भीतर प्रवेश करता है तब अंड जनन की प्रक्रिया का समापन होता है। तो असतत प्रक्रिया है, गर्भ जीवन में प्रारंभ हो जाती है, जन्म होने पर रुक जाती है, फिर यौवन प्रारंभ होने पर वापस चालू होती है और जब शुक्राणु भीतर प्रवेश करता है तब अंड जनन की प्रक्रिया पूरी होती है और एक अंडाणु बनता है। तो अंड जनन भी आपको ध्यान में रखना है, इस पे सवाल बन सकता है। फिर आपको ध्यान में रखना बच्चों, सबसे प्रमुख टॉपिक, मैं आपको फिर बता रहा हूं, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आर्तव चक्र है। आप मान के चलिए 2 से 3 सवाल में से एक सवाल निश्चित आर्तव चक्र से आना है।
मेंस्ट्रुअल साइकिल से आना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये अवस्थाएं आपको ध्यान में रखनी है। जब ब्लीडिंग होती है तो ऋतुस्राव अवस्था है, फिर जब मरम्मत होती है तो पुट्ट की अवस्था है, फिर 14वें दिन, अगर 28 दिन का आर्तव चक्र है तो 14th डे पर अंडोत्सर्ग होता है, अंड कोशिका फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित होती है, उसके बाद लुटियल अवस्था या स्त्रावी अवस्था होती है। तो आप मान के चलिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आर्तव चक्र है। इसमें कई तरह के सवाल बन सकते हैं। अवस्थाओं में क्या क्या लक्षण है उस पर सवाल बन सकते हैं। हार्मोन प्रभाव क्या क्या है, क्योंकि जब ब्लीडिंग होती है तो सारे हार्मोन्स का स्तर गिरा हुआ होता है, प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिरा हुआ होता है, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम नष्ट हो चुकी होती है। फिर जब मरम्मत होती है तो सबसे पहले एलएच और एफएसएच का स्तर बढ़ता है जीएनआरएच के कारण। फिर अपने पास एस्ट्रोजन मरम्मत में काम करता है। फिर जब अंडोत्सर्ग होता है तो एलएच और एफएसएच अपने सबसे अधिकतम मान पर होते हैं और अंडोत्सर्ग को प्रेरित करने वाला हार्मोन ही एलएच है। फिर अपने पास जब स्त्रावी अवस्था आती है तो उसमें कॉर्पस लुटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन का स्त्रावन करता है। तो हार्मोन्स पे सवाल आ सकते हैं और इस ग्राफ पर सवाल आ सकते हैं। ठीक है, ग्राफियन पुट्टिका जब पीली कॉर्पस लुटियम में परिवर्तित होती है उसमें भी कौन सा हार्मोन होता है, उसमें भी एलएच हार्मोन होता है। तो ये याद रखिएगा, आर्तव चक्र पर बहुत प्रमुख सवाल है। फिर क्या होता है बच्चों, निषेचन। अब मैथुन होता है या वीर्य सेचन होता है तो शुक्राणु मादा योनि में स्थानांतरित होते हैं। फिर मादा जनन मार्ग में कहां पर जाते हैं, एम्प्यूला क्षेत्र में। फैलोपियन नलिका के एम्प्यूला क्षेत्र में निषेचन होता है और निषेचन के बाद युग्मनज बनता है। निषेचन से पहले आपको पता होना चाहिए शुक्राणु को अंड कोशिका को भेदना पड़ेगा। शुक्राणु अंड कोशिका को भेदेगा तो अंड झिल्ली को भेदना पड़ेगा। द्वितीयक अंड झिल्ली होती है बच्चों कोरोना रेडिएटा और प्राथमिक अंड झिल्ली होती है जोना पेल्यूसिडा। इनको भेदकर शुक्राणु अंडाणु के भीतर पहुंचते हैं, मियोसिस सेकंड पूरा होता है और अंडाणु और शुक्राणु निषेचित होकर युग्मनज बनाते हैं। फिर युग्मनज का विकास होता है बच्चों। युग्मनज के विकास को अपन क्या कहते हैं, युग्मनज के विकास में जो समसूत्री विभाजन देखे जाते हैं, तेज दर से जो समसूत्री विभाजन देखे जाते हैं उसको हम क्लीवेज या विदलन कहते हैं। तो अब आपके पास ये पूरी विदलन, एक विदलन से 2 कोशिकाएं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और जो नई कोशिकाएं बनती है उनको कोरक खंड या ब्लास्टोमियर कहते हैं। तो युग्मनज का जो 8 से 16 ब्लास्टोमियर अवस्था होती है उसको मोरुला कहते हैं, ठोस गेंद रूपी। ये मोरुला आगे चलकर किसमें परिवर्तित होती है बच्चों, ब्लास्टुला अवस्था, जिसको अब कोरक पुट्टी कहते हैं। और ये कोरक पुट्टी गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में धस जाती है जिसको अंतरोपण कहते हैं और अंतरोपण के पश्चात ही महिला गर्भ से कहलाती है। ठीक है, फिर अंतरोपण के बाद किसका निर्माण होता है बच्चों, अपरा का निर्माण होता है, क्योंकि अंतरोपण के बाद जो कोरक पुट्टी है, कोरक पुट्टी की बाह्य परत ट्रोफोब्लास्ट होती है, उससे सूक्ष्म रसांकुर निकलते हैं, कोरियोनिक रसांकुर। ये गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में धंसते चले जाते हैं। माता और भ्रूणीय उत्तक के मध्य एक संयोजन स्थापित होता है जिसको अपरा कहते हैं। अपरा के माध्यम से ही ऑक्सीजन और रुधिर शिशु को मिलता है, पोषक तत्व और अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं और अपरा के द्वारा ही हार्मोन्स का स्त्रावन भी होता है। 4 प्रमुख हार्मोन है जो अपरा स्त्रावित करता है, एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। सबसे एचसीजी जो है वो प्रेगनेंसी टेस्ट में हम यूज किए जाते हैं और एचसीजी जो है वही कॉर्पस लुटियम से प्रोजेस्टेरॉन के स्त्रावन को प्रेरित करता रहता है। तो अपरा से निकलने वाले हार्मोन्स भी बहुत ज्यादा जरूरी हैं, वो आपको याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, फिर धीरे धीरे फिर अपने पास क्या होता है, फिर गैस्ट्रुलीकरण होता है बच्चों। फिर जब गैस्ट्रुलीकरण होता है तो गैस्ट्रुलीकरण में जनन स्तर का विकास होता है। जनन स्तर का विकास होता है तो उसमें 3 प्रमुख जनन स्तर होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म। और गैस्ट्रुलेशन के बाद अंग का निर्माण होता है। अब वो गर्भकाल बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्भकाल क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले महीने में क्या होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, पहले महीने में हृदय का निर्माण होता है। मतलब आप जब हार्ट बीट, स्टेथोस्कोप से बच्चे की हार्ट बीट आप सुन सकते हो पहले माह के अंत में। दूसरे माह में आपके पास क्या निकलने लगते हैं बच्चों, दूसरे माह तक आपके पास पाद वाद सब बनते हैं। और तीसरे माह तक, मतलब तीसरा माह मतलब पहला त्रिमाही जो है 12 हफ्ते तक सभी हाथ पैर बन जाते हैं और लगभग सारे के सारे तंत्र विकसित हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं पहले गर्भकाल के पहले 3 महीने सबसे इंपॉर्टेंट है। 5वें महीने में क्या होता है बच्चों, 5वें महीने में सिर पे बाल आते हैं और 6ठे महीने में शरीर पर बाल आते हैं और आईलिड्स विकसित हो जाती हैं और 7-8 महीने में पूरा गर्भ तैयार हो जाता है ना। फिर क्या आता है बच्चों, प्रसव, शिशु जन्म की प्रक्रिया जो होती है उसको हम प्रसव कहते हैं। प्रसव एक जटिल न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है ना। सबसे पहले आपके पास सिग्नल कहां से आता है, पूर्ण विकसित जो भ्रूण है और अपरा से सिग्नल आता है, वो गर्भाशय में हल्का सा संकुचन पैदा करता है जिसको फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं।
उसके बाद ये पश्च पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन का स्रावन करवाता है। जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन स्रावित होगा उतनी गर्भाशय का पेशीय स्तर और संकुचित करेगा और शिशु जन्म में सहायक होगा। तो इसलिए बर्थ हार्मोन हम किसे कहते हैं बच्चों? ऑक्सीटोसिन को कहते हैं। फिर जन्म के पश्चात बच्चों शिशु स्तनपान होता है। स्तनपान में प्रोलैक्टिन हार्मोन मुख्य रूप से काम करता है और जो स्तनपान है प्रोलैक्टिन, उसमें जो स्तनपान है मां का जो शुरुआत में दिनों में आने वाला जो पीला गाढ़ा दूध होता है उसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। उस कोलेस्ट्रम में आईजीए एंटीबॉडी पाई जाती है जो शिशु को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करती है। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा चैप्टर है। हम देखो कम से कम समय में, आपने देखा होगा हमने हर बार नया, देखो बेटा वन शॉट हमने पढ़े हैं, पूरा चैप्टर आपने पढ़ा है, लंबे लेक्चर्स भी आपने लिए हैं, वन शॉट भी लिया है, लेकिन सर और कितने, हम 15 से 20 मिनट में इस चैप्टर का निचोड़ कैसे निकाल सकते थे, वो भी मैंने आपके लिए लिया है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये सेशन बहुत बढ़िया लगा होगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।